नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो लोक प्रशासन, कंप्लीट लोक प्रशासन होगा सेकंड ग्रेड की दृष्टि से। हम पूर्व भी समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का वीडियो देख चुके हैं और कंप्लीट किया है हमने, ठीक है। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, लेकिन पीडीएफ को पहले आपको समझना होगा ना, फिर बाद में अगर आप उसको बार बार दोहराएंगे तो मुझे इतना विश्वास है और उम्मीद भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस पीडीएफ से बनेंगे। हमने रीट में भी देखा था कि जो मैंने नोट्स शेयर किए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से बने थे, ठीक है। तो आज लोक प्रशासन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोक प्रशासन है ये लैटिन शब्द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से बना है, एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है। पब्लिक का अर्थ है लोक, और जो एडमिनिस्ट्रेट देख रहे हो आप, इसका अर्थ है टू मैनेज करना या टू सर्व करना, यानी कि प्रबंध करना या सेवा करना। यानी कि जो प्रशासन है क्या, प्रशासन क्या है? प्रशासन जिसमें सामान्य उद्देश्य होता है ना, कोई ना कोई उद्देश्य होता है प्रशासन, तभी तो उसकी व्यवस्था होगी। और सामूहिक प्रयास, यानी कि सब मिलकर काम करेंगे और विभिन्न व्यक्ति होंगे इसमें, उसे हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रशासन के दृष्टिकोण हैं, जो फेमस दृष्टिकोण है वो एक तो है प्रबंधीय दृष्टिकोण, एक है एकीकृत दृष्टिकोण। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डीपली बनता है, और जो अलग दृष्टिकोण है उससे सीधा आपसे विद्वान के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये दृष्टिकोण किसने दिया। जैसे कि आप सबसे लास्ट में जाएंगे, क्योंकि ये मैंने व्यवस्था सबसे लास्ट में कर ली। जैसे कि ये देखिए, हमने सबसे पहले ये देखो व्यापक दृष्टिकोण। यदि आप विद्वान इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो ये विद्वान से ही क्वेश्चन बनेगा कि व्यापक दृष्टिकोण किसने दिया, संकुचित दृष्टिकोण किसने दिया, पोस्ट क्रॉप किसने दिया, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण किसने दिया। तो इस तरह से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो सबसे मैंने ऊपर दे दिए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रबंधीय दृष्टिकोण। देखिए, प्रबंध है ना, आर्डवे और रीड क्या कहता है? सभी प्रकार के कार्यों को करना एवं करवाना, ये क्या है? प्रबंधीय दृष्टिकोण है। लूथर भी कहता है कि प्रशासन का संबंध उन सभी कार्यों को करवाने से है जो सामुदायिक उद्देश्य से पूरा हो। तो प्रशासन तो यही है, सामुदायिक उद्देश्य, है ना। और एल डी वाइट क्या कहता है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यों का नियंत्रण और निर्देशन और समन्वय, ये तीन चीज़ें याद रखना। ये एल डी वाइट ने कहा है कि उसे कहते हैं प्रबंधीय दृष्टिकोण। जबकि जो एकीकृत दृष्टिकोण होता है, हेनरी फ्योल क्या कहता है कि प्रशासन विभिन्न मात्रा में सभी कर्मचारियों द्वारा की गई गतिविधियों का क्या होता है? योग। सभी कर्मचारी हैं वो अलग अलग अपनी मात्रा के अनुसार कार्य करते हैं, गतिविधि में भाग लेते हैं, ऐसा हेनरी फ्योल कहते हैं। और जॉन ए विग कहता है कि प्रशासन एक घोषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों का क्या है? समन्वय है। यानी कि जो हमारा उद्देश्य है वो पहले घोषित हो चुका है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उनका जो समन्वय है वो क्या है? एकीकृत दृष्टिकोण है। और मार्शल डिमॉक क्या कहता है कि प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है? किसने कहा? डिमॉक ने कहा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिमॉक। और जो आप देखते हैं ये जो प्रबंधीय दृष्टिकोण है, इसमें एक धारणा पोस्ट कॉर्ब अवधारणा बहुत ही फेमस है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साइमन और स्मिथबर्ग भी इसके क्या हैं? समर्थक हैं। अब देखिए लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप। देखिए, एक आप पढ़ोगे पोस्ट कॉर्प। क्या होता है पोस्ट कॉर्प? पी का अर्थ है आयोजन करना, ओ का अर्थ है संगठन बनाना, एस का अर्थ है स्थापित करना, यानी कि ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन करना, कोऑर्डिनेट है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है। तो ये सब पोस्ट कॉर्प में आता है। तो यहाँ से इसका अर्थ पूछ सकते हैं आपको, तो ये आपको ध्यान रखना। आयोजन जैसे प्लानिंग करना है ना, पी से, तो इस तरह से ये याद रखना। और एक विषय वस्तु के आधार पर व्यवहारिक मत, जैसे कि प्रशासन का सार तो लोगों को ही दी जाने वाली सेवाओं से बनता है, अतः इसका क्षेत्र तथा स्वरूप विषय वस्तु के अनुरूप होता है। तो ये दो क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेविस मैरियम क्या कहता है कि लोक प्रशासन एक द्विधारी औजार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द्विधारी औजार कहने वाले कौन है? लेविस मैरियम है। प्रशासन के तत्व पर्सी मैर्क्विन ने 3 बताए। ट्रिक क्या है? 3P याद रखना। जैसे कि पर्पस, पर्सन, प्रोसेस, यानी कि उद्देश्य, व्यक्ति, प्रक्रिया। किसने कहा? पर्सी मैर्क्विन ने कहा। अब जो सामान्य तत्व हैं प्रशासन में, सामान्य तत्व क्या है? मानवीय पूंजी। यदि आप पूंजी नहीं लगाएंगे तो प्रशासन कैसे चलेगा? एक है भौतिक संसाधन, एक है सामान्य उद्देश्य और साझा प्रयास। ये सामान्य तत्व हैं। अगला है प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की क्या प्रकृति? 2 प्रकार की। एक मानते हैं कि ये प्रशासन क्या है? कला है, जबकि एक धड़ा मानता है कि ये क्या है? विज्ञान है। कला वाले क्या कहते हैं? जैसे इसके समर्थक हैं आर्डवे रीड, थॉमसन
MP शर्मा, स्मिथ बर्ग, रॉबर्ट डाल, मॉरिस कोहेन, डी वाल्डो फाइनर। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, मैं आपको बाद में अगले किसी वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपको याद रखने हैं। और विज्ञान में विल्सन, विलोबी, गुलिक, मर्सन, FW टेलर ये विज्ञान मानते हैं कि प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है, जबकि ये कहते हैं नहीं, प्रशासन एक क्या है, कला है। अब देखिए, प्रशासन का विज्ञान होने पर कुछ आपत्तियां हैं। जैसे ग्राम वालिस क्या कहता है अपने फेडरल डिपार्टमेंटलिज्म में, क्या कहता है कि यदि प्रशासन को विज्ञान माना तो खतरे उत्पन्न हो जाएंगे, प्रशासन से भाषाएं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऐसा ग्राम वालिस ने कहा। यानी कि आपको पता है ये विज्ञान के क्या है, विरोधी हो गए। इन्होंने क्या कहा, समाज का महत्तर या क्या कहा, बहरूपिया कह दिया साहब किसको, प्रशासन को। सिद्धांत लादकर इसकी लोचशीलता को समाप्त किया गया तो वो दैत्य समाज हो गया, इसलिए आप प्रशासन पर सिद्धांत नहीं डाल सकते। मॉरिस कोहेन ने एक पुस्तक लिखी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1973। अधिकतर विषयों के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं होती तो फिर आप इस प्रशासन को विज्ञान कैसे मान सकते हैं। रॉबर्ट डाल ने एक पुस्तक लिखी जो फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। यानी कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस नहीं बना सकते, इसके सामने 3 समस्याएं आ जाती हैं। यदि आप बनाओगे तो इस 3 समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। जैसे कि प्रशासन विज्ञान होने में 3 बाधाएं हैं, कौन कौन सी। एक तो है विज्ञान की मूल्य शून्यता, क्या प्रशासन में देखने को मिलता है। एक है मनुष्य का भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, एक व्यक्तित्व थोड़ी है। एक है परिवेशीय भिन्नता, यानी अलग अलग वातावरण। तो आप इसको विज्ञान कैसे ठहरा सकते हैं। हम प्रशासन में, प्रशासन के जो क्षेत्र हैं, जैसे 1940 से पहले है ना, प्रशासन में निजी और सार्वजनिक में भेद नहीं था। प्रशासन है मतलब प्रशासन है। यहाँ पर परंपरागत विचारक थे, पुराने वाले विचार थे। जबकि 1940 और 90 में सार्वजनिक और निजी प्रशासन में क्या हो गया, थोड़ा भेद हो गया कि भाई ये अलग है और ये अलग है, प्रशासन अलग है, राजनीति अलग है। उसी प्रकार जैसे 1990 के बाद निजी और सार्वजनिक में, निजी भी हैं और सार्वजनिक हैं और इनका मिला जुला रूप भी है, जिसे हम नव लोक प्रशासन कहते हैं। उसको बड़े डिटेल से जानेंगे। देखिए, प्रशासन के तत्व आपको बता दें, एक सांगठनिक प्रशासन यानी कि समूह, यानी कि सामूहिकता, यानी कि सम्मान उद्देश्य, यानी कि सहयोग की भावना, ये प्रशासन के तत्व हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, अगर प्राचीन काल से देखें तो 1887 से पहले आपको पता है, जैसे कौटिल्य की आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे इतिहास में तो आपको प्रशासन देखने को मिलेगा। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी, उसमें भी आपको प्रशासन मिलेगा। अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी, हॉब्स ने लेवियाथन लिखी। और लोक प्रशासन शब्द की जो प्रथम व्याख्या है वो हैमिल्टन ने की है द फेडरलिज्म आर्टिकल में, ठीक है। और ध्यान रखना, लोक प्रशासन की प्रथम जो बुक पूछी जाए आपसे तो प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, ये चार्ल्स जा ब्यूमिनी ने लिखी है। लोक प्रशासन विषय का सर्वप्रथम अध्ययन कहाँ हुआ, परसा में हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर ध्यान दीजिएगा। 1887 के बाद प्रशासन का विकास कैसे हुआ, 6 चरणों में हुआ। कुछ 5 चरण मानते हैं, कुछ 4 चरण मानते हैं, लेकिन आपको इस चरण के अनुसार आपको ये मानना है ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। जैसे सबसे पहले राजनीतिक प्रशासन, यहाँ पर द्विविभाजन किया गया है कि प्रशासन अलग है, राजनीति अलग है। यहाँ पर सिद्धांतों का स्वर्णकाल, बहुत सारे यहाँ सिद्धांत दिए जाते हैं। फिर चुनौतियों का काल, इन सिद्धांतों को चुनौती दी जाती है, भाई ये सिद्धांत आपने कैसे लाद दिया। फिर आता है पैसान का संकट, भाई तुम कहते हो कि ये विज्ञान नहीं है, ये प्रशासन कैसा है, तो यहाँ पैसान का संकट। फिर है अंत अनुशासन, फिर आता है नव लोक प्रशासन। आगे हम पढ़ेंगे इसको बड़े डिटेल से। चलिए, सबसे पहला आता है राजनीतिक प्रशासन, यानी कि द्विविभाजन, यानी कि प्रशासन अलग है साहब, राजनीति अलग है। सर्वप्रथम वुड्रो विल्सन, नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का जनक कहते हैं वुड्रो विल्सन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इन्होंने क्या कहा कि संविधान को बनाने से ज़्यादा क्या है, चलाना मुश्किल है। संविधान तो नेता बना लेंगे, चलाते कौन है, प्रशासन चलाते हैं। तो यहाँ पर राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है, यानी कि द्विविभाजन की बात हो रही है। प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं होते। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राजनीति की बात की जा रही है और प्रशासन की, यानी कि द्विविभाजन की बात कही जा रही है। एक है फ्रैंक जे गुडनौ, ये पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी। ये अमेरिका में लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इसको लोकप्रिय बना दिया था। फिर आता है LD वाइट, इसने एक पुस्तक लिखी इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह प्रथम पाठ्य पुस्तक है लोक प्रशासन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पर लगा लो।
अब देखिए ये जो राजनीति और प्रशासन का जो द्विविभाजन है इसमें अलग अलग बातें हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि राजनीति से प्रशासन का क्या है, अलगाव है, ये दोनों अलग अलग हैं। और क्या कहा, लोक प्रशासन का जन्म एक विषय के रूप में हुआ है। और इन्होंने कहा ये कानूनों पर ज़्यादा बल देता है, और यहाँ तक कि तुलनात्मक अध्ययन पर भी इन्होंने बल दिया है। यानी आपसे पूछा जाए कि लोक प्रशासन के जो विकास हुआ राजनीति और द्विविभाजन में, इनकी विशेष बातें क्या क्या है, तो ये ध्यान रखना। इस दौर को विल्सोनियन पुकार कहते हैं, क्योंकि वुड्रो विल्सन ने ही सबसे पहले कहा कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। यहाँ है सिद्धांतों का स्वर्ण काल, यानी बहुत सारे यहाँ सिद्धांत दिए जाएंगे, तो आपको फटाफट से मैं सिद्धांत और लेखक इनके बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट फ्योल ने लिखा, 14 सिद्धांत बताए। क्रिएटिव एक्सपीरियंस मैरी पार्कर फॉलेट ने लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटना होगा तभी याद होंगे। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विलोबी ने लिखा है, ठीक है। ऑनवर्ड इंडस्ट्री किसने लिखा, मूने और रिले ने लिखा, 4 सिद्धांत बताए। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गुलिक और उरिक ने 10 या 8 सिद्धांत बताए हैं। इस प्रकार इस चरण के कितने, कुल 36 सिद्धांत हो गए। तो इंपॉर्टेंट है, किताबें तो आपको रटनी पड़ेगी, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, पहले आप समझ लीजिए इनके बारे में। देखिए हेनरी फ्योल का कथन है कि हमारे सामने कहीं प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, अपितु प्रशासन का तो एक ही सार्वभौमिक विज्ञान है जिसे निजी तथा सार्वजनिक मामलों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया, हेनरी फ्योल ने दिया। इन्होंने कहा कि प्रशासन एक क्या है, सार्वभौमिक संस्था है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। फ्योल द्वारा 14 सिद्धांत दिए, 6 प्रकार की गतिविधियां बताई और 5 तत्व बताए, जिनमें से जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं 5 तत्व आपको याद रखना जरूरी है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइज, सी से कमांड, सी से कंट्रोल और CO से है कोऑर्डिनेशन। 6 गतिविधियां, प्रबंधन, तकनीक, सुरक्षा, वित्तीय, लेखांकन, वाणिज्य, ये 6 गतिविधियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अगला है मूने और रिले ने 4 सिद्धांत बताए, ठीक है। कार्यात्मक विभेदीकरण, कार्यों का अलग अलग क्या कर दो, विभेदीकरण, लाइन एवं स्टॉक, समन्वय और स्केलर प्रक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका क्या योगदान है, इन्होंने संगठन का सिद्धांत दिया, ठीक है, और संगठन का सिद्धांत हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। प्रबंधन में चार्ट और मैन्युफैक्चर का प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है, और क्लासिकी सिद्धांत में महत्वपूर्ण ये व्यक्ति है, ठीक है। लूथर गुलिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रबंधन का साहित्यकार किसे कहते हैं, लूथर गुलिक को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने 8 सिद्धांत और 29 उप सिद्धांत दिए, सूत्र तथा स्टाफ पर इन्होंने बल दिया, सूत्र तथा स्टाफ पर बल दिया, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लूथर हैं, लूथर ने पोस्ट कॉर्प दिया, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो कथन बताए, देखिए लोक प्रशासन का सरोकार सरकारी कार्यों को करवाने से है, किन्होंने कहा, लूथर गुलिक ने कहा। इसका संबंध केवल सरकार की कार्यपालिका से, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित है, इन्होंने यही कहा, ठीक है। अगला आता है, और ये चिंतन लोक प्रशासन को विज्ञान बनाना चाहते थे। जो चुनौतियों का, जो आपने सिद्धांतों का काल देखा है, वो सब क्या बनाना चाहते थे, लोक प्रशासन को एक विज्ञान बनाना चाहते थे। अगला है चुनौतियों का काल, भाई इनको चुनौतियां दी गई, तो पहले आप विचारक देख लीजिए। चेस्टर बना के समाज प्रक्रिया पंथ के पिता हैं, हर्बर्ट साइमन जो हैं वो व्यवहार पंथ के पिता हैं, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट डाल उत्तर व्यवहारवादी के पिता हैं, और वाल्डो जो हैं वो शास्त्रीय और नवीन के बीच की कड़ी है, और एल्टन में वो मानव संबंध विचारधारा, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब देखिए इन्होंने जो प्रमुख बल दिया, यानी कि जो चुनौतियों का काल है, इसमें क्या है चुनौतियों के काल में, इसमें यह है कि संगठन की संरचना पर प्रहार किया गया कि संगठन नहीं होना चाहिए, सिद्धांतों पर भी प्रहार किया कि सिद्धांत नहीं होने चाहिए, विज्ञान को बिल्कुल नकार दिया कि विज्ञान नहीं होना चाहिए प्रशासन में, और राजनीतिक प्रशासन के द्विविभाजन को भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया साफ, यानी कि मानव संबंधों को आधार माना कि भाई तुम इतना विज्ञान डाल रहे हो, कम से कम मानव के ऊपर क्या बीती ये तुमने कभी जाना है, मानव का भी अलग से व्यवहार होता है, मानव एक कोई यंत्र थोड़ी है जी जो तुम उसके ऊपर सिद्धांत डाले जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेस्टर बनार्ड ने पुस्तक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में लिखी थी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। संगठन की परंपरागत अवधारणा का खंडन किया, ठीक है, जो चुनौतियों का काल है, ठीक है, और संगठन के आवश्यक तत्व बताया कि समान उद्देश्य, संसार, साझा प्रयास, ये किसने बताया, अभी हमने पढ़ा, किसने, चेस्टर बनार्ड ने। हर्बर्ट साइमन, देखिए हर्बर्ट साइमन ने एक
हर्बर्ट साइमन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो 3 स्टार लगा लो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखा, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को क्या कहा, मुहावरे कहा। भाई कि ये तो मुहावरे, ये कहावतें हैं लोक प्रशासन के सिद्धांतों को, ठीक है, क्योंकि ये लागू नहीं होते। लोक प्रशासन में व्यवहार के वाद के प्रवर्तक या जनक पूछे जाते हैं तो वो ध्यान रखना हर्बर्ट साइमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रॉबर्ट डाल। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रॉबर्ट डाल ने भी कहा है कि ये इस पर सिद्धांत मत डालो, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। 3 बातें कौन सी, एक तो मूल्य, एक परिवेश, एक व्यवहार, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे आप कैसे इसको विज्ञान कह सकते हो, यानी कि हम प्रशासन के विज्ञान होने से बहुत दूर हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट डाल का। एल्टन मेयो, मानव नवशास्त्रीय उपगम 1930 में दिया था। इस मानव संबंध विचारधारा का उद्देश्य यह जानना था कि संगठन में श्रमिकों की जो उत्पादकता है एवं संतुष्टि किन कारकों से प्रभावित होती है। इसलिए एल्टन मेयो ने ये मानव नवशास्त्रीय उपगम है, इन्होंने एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रयोग है, जैसे हारतंत्र का प्रयोग एल्टन मेयो द्वारा। फिलाडेल्फिया के एक कपड़ा मिल थी, उसमें पहला प्रयोग किया गया 1923 में। जांच बिंदु ये था कि व्यापारी जो थे वो फैक्ट्री को छोड़कर जा रहे थे, तो इन्होंने एक काम किया कि कार्य के बीच 10-10 मिनट का क्या देना, ब्रेक दिया गया, जिससे क्या हुआ, इनका जो ये थकान होती थी वो थकान कम हो गई, यानी कि प्लान भी रुक गया, ठीक है, और उत्साह बढ़ा लोगों में और थकान कम हुई। तो क्या हुआ, फायदा हुआ इससे, यानी कि हारतंत्र प्रयोग किया गया कि विश्राम काल दिया जाए बीच में, ठीक है। और हारतंत्र प्रयोग में जो प्रथम में जो उनके साथ है, जैसे कि महान प्रकाश का प्रयोग किया गया। मेयो के साथ विद्वान थे G.A. पिनाग, V. डिक्सन, T.N. व्हाइटहेड, W.A. लॉयड, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। रिले असेंबली प्रयोग किया था 1927 में। काम की परिस्थितियों में क्या बदलाव लाएं या वेतन को प्रति व्यक्ति करने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका प्रयोग किया गया रिले असेंबली में। और व्यापक साक्षात्कार का कार्यक्रम किया गया 1928 से 31, यानी कि व्यापार जो हो रहा है, व्यापार कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसका बहुत सारा इंटरव्यू लिया गया कि आपको ये काम कैसा लग रहा है, क्या है ना। तो परिणाम क्या हुआ, दिल के गुबार को मजदूरों ने निकालना शुरू कर दिया और अनेक भावनात्मक पहलू को समझने में हमें क्या मिली, मदद मिली। तो मजदूरों में आत्मनिर्भरता का क्या गया, संदेश गया, उनके महत्व का बोध हो गया हमें। और एक बैंक व्यापारी प्रयोग किया गया। इसका निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य केवल मशीनी प्राणी नहीं है। औपचारिक संगठनों की खोज इन प्रयोगों की महत्वपूर्ण खोज थी। अब देखिए हमारे टॉपिक में प्रशासनिक व्यवहार, जिसमें अब की बार इस मनोबल को हटा दिया गया है। निर्णय है और अभिप्रेरणा भी है, तो हम निर्णय निर्माण पढ़ लेते हैं। प्रशासन का हृदय कहते हैं निर्णय निर्माण। यदि निर्णय आप अच्छा नहीं लोगे तो प्रशासन कैसे चलेगा, यानी कि प्रत्येक प्रशासन का सार होता है निर्णय निर्माण। परिभाषा देखिए, वेबस्टार जो शब्दकोश होता है उसमें लिखा गया है कि अपने मस्तिष्क में काम का कोई तरीका निर्धारित करना क्या है, एक निर्णय है। और जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं, जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में किसी एक का चयन करना, जॉर्ज आर टेरी कहते हैं। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि निर्णय लेने की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है पहचान, एक संभावित विकल्प का पता करना और एक विकल्प का क्या करना, चयन करना। तो ये रट लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। निर्णय के कुछ सिद्धांत हैं, उचित व्यवहार का सिद्धांत, जो अमुक व्यक्ति कैसा निर्णय लेता है ये सिद्धांत, एक है सीमित घटकों का सिद्धांत, एक है परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, यानी निर्णय लेने वाले को इन परिवर्तनों से तालमेल बैठाना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। स्वहित का सिद्धांत, यानी कि अपने हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। और अधिकतम लाभ का सिद्धांत, ये सब क्या है, निर्णय निर्माण के सिद्धांत हैं। निर्णय के प्रारूप, आर्थिक मानव प्रारूप, अपने फायदे व नुकसान की समझ होती है इसमें, ठीक है, ऐसा मानव होना चाहिए। अपने फायदे को लगातार बढ़ने की चेष्टा होनी चाहिए और विवेकशील मानव होना चाहिए। और जो ये चित्र आप देख रहे हैं ये साइमन का निर्णय मॉडल है। 1978 को इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने कहा कोई समस्या आती है, समस्या के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, इन समस्याओं के प्रकार को यदि हम एकजुट करके अच्छा एक निर्णय, इन सब का मिला के अगर एक अच्छा निर्णय लेते हैं, वही निर्णय निर्माण है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला है अभिप्रेरणा। देखिए अभिप्रेरणा इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन, जो मोटम और मूववेयर से बनाए। टू मूव यानी कि गति करना, इसका अर्थ होता है। सांगठनिक परिप्रेक्ष्यों में प्रेरणा एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक कारक है जो संगठन को आगे बढ़ाने का क्या करती है, कार्य करती है। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य करने के लिए। देखिए फ्रांसिस लिंकट ने परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा को प्रबंध का कार्य या मर्म या प्रबंधन का क्या कहा, हृदय का। ये कहने वाले कौन है, फ्रांसिस लिंकट। माइकल जे जूलिस ने कहा कि अभिप्रेरणा स्वयं को या किसी और को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। मैकफॉरलैंड ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा एक तरीका है जिसमें प्रेरणाओं, प्रयासों, प्रयत्नों, उत्साह, भावना, आवश्यकता, इन सबके जरिए मानव व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वय किया जा सकता है। ये मैकफॉरलैंड ने कहा है।
कूटस और डोनेल ने कहा कि व्यक्तियों द्वारा इच्छित तरीके से कार्य का संपादन करने के लिए जो प्रोत्साहित करना क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। अब देखिए अभिप्रेरणाओं के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सकारात्मक, आप वेतन देते हो, आप उसका प्रमोशन करते हो, उसका लालच देते हो, ये भी सकारात्मक में आएगा। नकारात्मक क्या है, आप कार्य करा रहे हो किसी भय से, या आप कहते हो कि मैं तेरी वेतन में कटौती कर दूंगा ये कार्य कर तू, या तुम्हारी प्रमोशन रोक दूंगा, तो ये नकारात्मक। मौद्रिक, जैसे आपने कुछ पैसे दे दिए, पुरस्कार दे दिया, कोई उपहार दे दिया। अमौद्रिक, जैसे आपने उसकी प्रशंसा कर दी, उसका प्रोत्साहन बढ़ाया आपने, ठीक है। अब देखिए अभिप्रेरणाओं के महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक है परंपरागत और एक है अपरंपरागत। परंपरागत में जैसे भय तथा दंड का सिद्धांत हो, या पुरस्कार का सिद्धांत, या कैरेट और स्टिक की थ्योरी, ये तो परंपरागत में। लेकिन जो अपरंपरागत में है वो XY की थ्योरी, जेड थ्योरी, बेसिक नीड थ्योरी। क्या है ये सब, देखिए पुरस्कार का अभिप्रेरणा सिद्धांत FW टेलर ने दिया, कैरेट और स्टिक थ्योरी भी, और आधुनिक सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। आधुनिक सिद्धांत क्या है, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किताब में लिया, 1943 में दिया गया है। मोटिवेशन पर्सनैलिटी 1945 नामक एक बुक प्रकाशित की। इस संरचना में मास्लो ने साबित किया कि मानवीय जरूरतों के आधार पर व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो ये 5 इसका सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले व्यक्ति की बेसिक नीड होती हैं, बेसिक जैसे रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, बस यही बहुत है। ये आने के बाद व्यक्ति कहता है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा आने के बाद उसको सामाजिक आवश्यकता की महसूस होती है, फिर वो चाहता है कि मेरा मान सम्मान बढ़े, फिर आत्म पहचान, सर्वोच्च ये आत्म पहचान वाला, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना आप। इसकी आलोचना ये हुई कि PH एप्पल बी तथा कॉपर ने मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत की इसके ढीलेपन की, अपर्याप्तता और अस्पष्टता के कारण इसकी क्या की, आलोचना की। तो ये भी ध्यान रख लेना। और वाबा और बर्डबल ने आवश्यकताएं तो केवल 2 प्रकार की होती है, एक है अभाव की आवश्यकता, एक है वृद्धि की आवश्यकता। तो ये किसने कहा है, तो वाबा और बर्डबल ने कहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। XY सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो, 3 स्टार लगा लो। XY सिद्धांत क्या है, द ह्यूमन राइट ऑफ एंटरप्राइज 1966 में ये लिखा गया है डगलस मैक्स ग्रेगर द्वारा। डगलस की मूल मान्यता है कि प्रत्येक प्रबंधित कार्य का आधार कोई सिद्धांत होता है। इस मनुष्य को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक X व्यक्ति होता है, एक Y। यानी X वाला जो व्यक्ति होता है वो नकारात्मक होता है, कार्य के प्रति घृणा करता है, काम टालने की प्रवृत्ति होती है, सुरक्षा की मांग ज़्यादा करता है। जबकि जो Y थ्योरी वाला है वो सकारात्मक होता है, विवेकशील होता है, कर्म प्रिय होता है, काम मुझे अच्छा लगता है, स्वयं करने के लिए सक्रिय होता है, चुनौतियों को स्वीकार करता है। तो ये ध्यान रखना। और एक है स्नेक लॉन योजना, इसने Y आधारित बताई है। और मैक्स गेगर ने संगठन के मतभेद के प्रबंधन की 3 तकनीकें बताई। इन्होंने कहा यदि कार्य या प्रशासन अच्छा चलाना चाहते हो तो फूट डालो और राज करो, मतभेदों का समन करो और मतभेदों के साथ काम करो तो प्रशासन अच्छा चलेगा। तो ये भी ध्यान रखना किसने कहा। एक है हर्जबर्ग का सिद्धांत या हाइजीन, हर्जबर्ग का जो हाइजीन सिद्धांत है या द्विघटक सिद्धांत है या आरोग्य घटक सिद्धांत है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है हर्जबर्ग। यानी कि इंटरव्यू में 200 लोगों का इंटरव्यू लिया गया और कहा गया कि आपको कौन सा घटक ऊर्जा देता है या आपको प्रभावित करता है, ठीक है। तो हर्जबर्ग के अनुसार जब व्यक्ति कार्यों से संतुष्ट नहीं होता तो वो कार्य के वातावरण पर ध्यान लगाता है। इन वातावरण के कार्य को क्या कहा इसने, हाइजीन कहा है। यानी कि जब उसका मन नहीं लगता है तो वो आसपास की चीज़ें देखने लगता है, वातावरण पर ध्यान जल्दी चला जाता है। लेकिन जब व्यक्ति कार्य से संतुष्ट होता है तो वो कार्य के वातावरण पर ध्यान नहीं देता। हर्जबर्ग ने उसे संतुष्टि प्रेरक कहा है। क्या कहा है, संतुष्टि प्रेरक। अब देखिए जो संतुष्टि प्रेरक हैं वो कौन कौन सा है, जैसे कि उपलब्धि मिल जाए या कोई मान्यता है या काम मिल जाए उसको टाइम पर, या जिम्मेदारी उसकी अच्छी रहे या बेहतरीन कार्य कर पाए, ठीक है। असंतुष्टि, जैसे कंपनी के प्रति उनकी क्या नीति है, पर्यवेक्षण है, वेतन कम या ज़्यादा मिलेगा, ये असंतुष्टि, ये हाइजीन है, ठीक है। अंतर्वैंगिक संबंध है, मानव संबंध है, कार्य की परिस्थितियाँ हैं, ये सब। हर्जबर्ग ने वातावरणीय कारकों को क्या कहा, हाइजीन कहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत आपको सिर्फ रट लेने हैं, सीधा यहाँ से सीधा ऐसे बनेगा, डीपली नहीं बनेगा, आप विश्वास मानिए, ठीक है। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, डेविड मैकलिन ने दिया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सिद्धांत पीटर ड्रकर ने दिया। परिपक्वता व अपरिपक्वता क्रिस अग्रसीस ने दिया। समानता का सिद्धांत JS एडम्स ने दिया। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया, विक्टर ब्रूम ने दिया। प्रदर्शन संतोष का सिद्धांत पोर्टर तथा लॉलर ने दिया। और लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत किसने दिया, एडविन लॉक ने दिया। आरोपण सिद्धांत किसने दिया, हेराल्ड कैली ने दिया है।
माइकल निकल ने मास्लो और हर्ट्ज़बर्ग के सिद्धांतों को प्रमुख गलत सिद्धांत कहा है। अब आता है पहचान का संकट। भाई तुम क्या बनाना चाहते हो इस लोक प्रशासन को, तो पहचान का संकट खड़ा हो गया। जॉन गॉस ने एक लेख लिखा, द ट्रेड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान की एक क्या माना शाखा बताया, तथा मार्टी ने इसका समर्थन भी किया और राजनीतिक प्रशासन के द्विविभाजन को नकार दिया गया। तो ध्यान रखना। और पॉल एच एप्पलबी ने राजनीतिक प्रशासन में द्विविभाजन को क्या कहा, घिसा पिटा मत का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने क्या कहा, राजनीतिक प्रशासन जो द्विविभाजन है उसको गुमराह करने वाली क्या कहा, बात कहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मार्च एवं साइमन ने ऑर्गेनाइजेशन 1960 में लिखा था एक बुक, उसमें इसमें उन्होंने भी बताया मेहजोल दौर यानी कि नीति विज्ञान के बारे में बताया। अब देखिए ब्रिस्टल सम्मेलन हुआ था 1952 में, तुलनात्मक अध्ययन की महत्ता पर बल दिया गया। कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। किस कारण ये ब्रिस्टल सम्मेलन होता है 1952 में। तुलनात्मक एवं परिस्थितिकीय उपागमों का यहाँ विकास हुआ, FW रिग्स और प्रिज्मेटिक जो मॉडल है इसके अनुसार। ठीक है, विकास प्रशासन UL गोस्वामी ने, विडनर ने ये सब अवधारणा दी, और लोक चयन उपागम की अवधारणा विंसेंट अस्टम ने दी है, और आलोचनात्मक सिद्धांत दिया हैबरमास ने, और नवीन लोक प्रशासन का सिद्धांत दिया ड्वेडर वाल्डो फ्रैंक मेरिनी। इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार कर लो। चुनौतियों के बाद पहचान का संकट खड़ा हो गया भाई साहब। इस दौर में इस विषय में अनेक नवीन शाखाओं का जन्म हुआ। इस विषय को नवीन रूप से परिभाषित करने की मुहिम आरंभ हुई, यानी कि अब इसमें नए नए जैसे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन, जनचयन विचारधारा, ये सब इनकी डेटे भी याद रखना। ठीक है। और 5वां है उथल पुथल का दौर, नवीन पहचान का दौर, नवलोक प्रशासन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या हुआ देखिए, NPA इसको लिखते हैं। इसके मुख्य तत्व है समानता, सबको समान मानना चाहिए, मूल्यपूर्ण होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, क्योंकि अपरिवर्तनशील से कभी कभी हमारा नुकसान हो जाता है, तो समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। अब देखिए नवीन लोक प्रशासन का विकास 1960 के दशक में अमेरिका के प्रशासन के समाज में सामने क्या एक गंभीर समस्या आ गई। जो उनका पहले का प्रशासन था वो खराब हो गया। कैसे, जैसे वियतनाम संकट आ गया, बेरोजगारी, सामाजिक अपराध बढ़ने लगे, अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया, है ना। तो प्रशासन ने इन सदस्यों से निपटने के लिए एक नए लोक प्रशासन के स्वरूप की आवश्यकता हुई, उसे कहते हैं नव लोक प्रशासन। ठीक है। तो हनी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में। लोक प्रशासन को पृथक अध्ययन विषय बनाकर विश्वविद्यालयों में डिग्री कोर्स संचालन हेतु यह हनी रिपोर्ट बनाई गई, और प्रशासन के विद्वानों तथा व्यवसायी के बीच संसार व्यवस्था बनाई जाए। शिक्षण संस्थाओं में इस विषय के पर्याप्त विभाग और संकाय बने, ऐसा हनी रिपोर्ट में कहा गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, और सभी आपको फिलाडेल्फिया सम्मेलन याद रखने हैं। एक हुआ 1967 में, आयोजन करता थे अमेरिकी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, पहली अध्यक्षता JC चार्ल्सवर्थ ने की थी। देखिए इसमें मुख्य बातें क्या हैं, इन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन द्विविभाजन क्या है, गलत है। तो ये सब बात कर रहे हैं द्विविभाजन गलत है, और जबकि वुड्रो विल्सन ने सहयोग किया था सबसे पहले कि द्विविभाजन होना चाहिए। लोक प्रशासन का क्षेत्र, परिभाषा, मापन भी कठिन है। ठीक है, क्यों बना, द्विविभाजन क्यों नहीं कर सकते, यही कारण है। ठीक है, लोक प्रशासन व्यापारिक क्षेत्र का प्रशिक्षण भी अलग होना चाहिए। नौकरशाही का अध्ययन संरचनात्मक एवं कार्यात्मक भी होना चाहिए। लोक प्रशासन में अस्त व्यस्त सिद्धांतों को व्यवस्थित करना चाहिए। लोक प्रशासन की एकांकी वर्तमान प्रवृत्ति को समाप्त करके इसे अधिक अंतर्विहीन विषय बनाना चाहिए। तो ये सब सुधार बताए गए, ऐसा सुधार करो। इसके जो मुख्य तत्व ये हैं कि सामाजिक असमानता की जगह क्या रखो, सामाजिक समानता रखो। जो जड़ता रूढ़ता के साथ में क्या रखो, परिवर्तनशीलता रखो। अक्रियाशीलता की जगह क्या रखो, क्रियाशीलता रखो। लोक नीति विश्लेषण पर बल देते हुए प्रासंगिकता रखो, यानी कि लोक नीति पर बल दिया। मूल्यपूर्णता एवं संवेदनशीलता इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो सामाजिक समानता, परिवर्तनशीलता, क्रियाशीलता, लोक नीति निर्माण, मूल्यपूर्णता, ये संवेदनशीलता, ये इसके मुख्य तत्व हैं, ध्यान रखना। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा कि एक प्रशासन के सामने उसके कार्यालय में एक गरीब की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रशासन में जो भी नीति बनाए एक बार उस गरीब को जरूर देखे कि कहीं इसका बुरा तो नहीं हो रहा है। नव लोक प्रशासन का वास्तविक जन्म मीनो ब्रुक सम्मेलन में हुआ था। तो देखिए प्रथम सम्मेलन हुआ 1968 में, अध्यक्षता की थी डी वाल्डो और फ्रैंक मेरिनी ने। डी वाल्डो ने पुस्तक लिखी पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रबुलेंस, और जो फ्रैंक मेरी ने इसने पुस्तक लिखी टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनो ब्रुक पर्सपेक्टिव।
विशेषता क्या है इसकी? विशेषता ये है कि ये अमेरिका में सामाजिक उथल पुथल के दौर में आया था, ठीक है। इसमें सभी युवा थे, ठीक है, युवा विद्वान थे। इसमें व्यवहारवादी विचारक लगभग अनुपस्थित थे पहले वाले। इसे सम्मेलन ने अपने केंद्र में सामाजिक समानता, परिवर्तनशीलता, मूल्यपूर्णता और प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया। फिर द्वितीय सम्मेलन हुआ था 1988 में। अध्यक्षता की थी जॉन फ्रेडरिक्सन में। देखो ये अध्यक्षता और डेट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें शामिल विद्वान अनुभवी तथा कम उम्र वाले थे, ठीक है, दोनों थे। और ये नवीन लोक प्रशासन के सुधारों के समय था, ठीक है। और इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि, परिपक्वता, धैर्यशीलता तथा अनुभवी लोगों से मिलकर ये बनी हुई थी। और ये सम्मेलन सामाजिक तथा व्यवहारिक विज्ञानों को साथ काम करने के लिए क्या करती थी? प्रोत्साहित करती थी। मूल्यपूर्णता का दायरा बढ़ाया गया, ठीक है। मुख्य बल सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी एकता के साथ सार्वजनिक और निजी को नज़दीकियाँ बढ़ी, यानी कि सार्वजनिक और निजी में यहाँ क्या बढ़ी? नज़दीकियाँ बढ़ी। अगला है तृतीय सम्मेलन। देखिए जो तृतीय सम्मेलन हुआ था 2008 में हुआ था। अध्यक्षता की थी रोजमेरी और लेथरी ने। पब्लिक एड एंड लॉ बुक लिखी थी। पृष्ठभूमि ये है कि सूचना मोबाइल क्रांति के दौर में ये संपन्न हुई थी। पूर्व नियोजित पृष्ठभूमि में निर्धारित ये नियोजित तथा व्यापक अनुभव के साथ ये थी। इसकी मुख्य बात ये है कि पहले से ज़्यादा ये अंतर्विषय बन गया, तुलनात्मक अधिक समर्थन मिल रहा है इसको, ठीक है, और बहुसंगठनात्मक अर्थात नेटवर्किंग पर अधिक बल दिया गया। इसका सार ये है कि ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या है? पास आए। और नगरीय समाज को क्या मिला? यहाँ पर महत्व मिला, ठीक है। और ये आयोजन नव लोक प्रशासन के दौर में हुआ था। और एक है ब्लेसबर्ग घोषणा 1982 में हुई थी। ये घोषणा पत्र है, जारी किया था वर्जीनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के CPAP विभाग द्वारा किया गया था। और ध्यान रखना इसका विषय ये था कि अमेरिकी लोक प्रशासन का वर्तमान एवं भविष्य तथा विकास में इसकी भूमिका क्या हो, इसकी घोषणा का विश्लेषण करते हुए घोषणा पत्र था। लोक प्रशासन की वास्तविकता भूमिका क्या हो, इस पर यह मंथन था, यानी कि इस घोषणा पत्र में ये बातें लिखी गई हैं, ध्यान रखना। और अमेरिका लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या हो, इसका मुख्य बल शासन में लोगों की भागीदारी तथा स्वीकारोक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब इसमें था। अब पढ़ेंगे वर्तमान में जो नव लोक प्रबंधन का दौर आया है वो, यानी कि नीति के बजाय यहाँ पर क्रियान्वयन के साथ मूल्यांकन किया जाए, ठीक है। और नौकरशाह का व्यवहार क्या हो जाए? जवाबदेह हो जाए, है ना, पहले के जैसा ढीला नहीं। काम के तरीकों में क्या हो? अनुबंधन प्रणाली आ जाए। अब प्रशासन में अधिक क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑसबर्ट और गैबलेन ने एक पुस्तक लिखी है, री इन्वेटिंग गवर्नमेंट बुक लिखी है। नए लोक प्रशासन को व्यवहारिक प्रशासन की संज्ञा दी है इन्होंने, एस्पोर्ट ने। और नव लोक प्रबंधन शब्द क्रिस्टोफर हुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। नव लोक प्रशासन को अपने नागरिकों को ये क्या मानते हैं? ग्राहक मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर आया है इसमें। और ये समझकर सक्रिय सेवा देने में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। अधिक सहभागिता, ठीक है, और सुशासन पर जोर देते हैं। संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता जैसे नवीन गुण इसमें आ गए नव लोक प्रशासन में, ठीक है। और लोक प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो गया, यानी कि कंपटीशन और बढ़ गया। अब लोक प्रशासन बाजार की स्थापना ही हो और आगे बढ़ने लगे, तो ये भी ध्यान रखना। ऑसबर्ट प्लस जो गैलर हैं ये क्या कहते हैं कि अब एक और अधिक सरकार नहीं अपितु एक संभावित सरकार चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावी क्या चाहिए? सरकार चाहिए। यानी कि ये प्रशासन नहीं चाहते, ये कहते हैं कि अब प्रभावी क्या चाहिए? हमें सरकार चाहिए। तो लोक प्रशासन में भारत में किस प्रकार विकास हुआ, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो भारत में सबसे पहले लखनऊ में विश्वविद्यालय में 1930 में हुआ था। राजनीति विज्ञान के विषय के रूप में ये MA के पेपर में पढ़ाने लग गए थे इसको, ठीक है। और इस विषय पर जो स्वतंत्र डिप्लोमा होता वो मद्रास में हुआ था, 1937 में हुआ था। लोक प्रशासन ही एक क्षेत्र में स्थानीय शासन विषय पर डिप्लोमा प्रारंभ हुआ था, डिप्लोमा ध्यान रखना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहली बार लोक प्रशासन स्वतंत्र विभाग बना था। विभाग पर एक डिग्री कार्यक्रम के रूप में शुरुआत हुई नागपुर में। डिग्री ध्यान रखना, नागपुर से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में इस विषय की विशेषता 1950 में स्टार्ट हो गई थी। भारत में इस विषय के विशेषज्ञ संस्थान के रूप में IIPA की स्थापना 1944 में हुई थी दिल्ली में, ठीक है, पॉल H एप्पलबी ने। और राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की 1957 में राजस्थान में। IS प्रशिक्षण संस्थान न्यू दिल्ली 1947 में स्थापित की गई थी। ये इस सब्जेक्ट की बात हो रही है, ध्यान रखना। स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान कॉलेज शिमला में 1935 में स्थापित हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा प्रशिक्षण अकादमी स्थापित हुई मसूरी में। और प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, ये स्थापना हुई थी 1957 में। और 1987 में जो UPSC ऑप्शनल विषय हैं, यानी कि आप लोक प्रशासन को ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो UPSC में, ये 1987 में इसको मान्यता मिली।
अब राजस्थान की स्थिति की बात करें प्रशासन में, तो देखिए 1957 में MP शर्मा यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय के नेतृत्व में लोक प्रशासन को एक पेपर के रूप में अर्थशास्त्र में ये विभाग बना था, अर्थशास्त्र विभाग में आरंभ हुआ था। यहाँ लोक प्रशासन का स्वतंत्र विभाग कब बना? 1965 में बना था। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने इसे अपनी शिक्षा में कब शामिल किया? इसे 2002 में शामिल किया। ठीक है, MP शर्मा जी भारत में लोक प्रशासन के पिता अथवा प्रथम प्रोफेसर कहलाते हैं। MP शर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेराल्ड कैडन ने दी डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखा और 1971 में लोक प्रशासन के बढ़े हुए महत्व पर क्या डाला? प्रकाश डाला। चार्ल्स बेयर ने कहा कि प्रशासन विषय से अधिक महत्वपूर्ण है कुछ भी नहीं है, यानी प्रशासन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मेरे विचार से सभ्यता का जो पूरा विकास है वो इसी पर टिका है। ठीक है, क्योंकि बहुत प्राचीन है, प्रशासन तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। और प्रोफेसर डॉनहम क्या कहते हैं? यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो इसका पूरा श्रेय लोक प्रशासन को जाता है। ठीक है, और फ्लेक्स ए निग्रो कहते हैं कि प्रशासन का वास्तविक सार तो लोगों को दी जाने वाली क्या है? सेवाएं हैं। डिमोक क्या कहते हैं? प्रशासन का क्षेत्र इतना बड़ा हो गया है कि प्रशासन दर्शन में जीवन दर्शन है, यानी कि ये प्रशासन को क्या बताते हैं? दर्शन बता देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। सेवा राज्य की जो अवधारणा है वो किसने दी है? वो रॉस्की, पाउंड और ब्रिजेस ने दी है। प्रशासनिक राज्य की अवधारणा डिमोक और वाल्डो ने दी। लोक कल्याणकारी की अवधारणा TH ग्रीन ने दी है। अब है नियंत्रण का क्षेत्र। देखिए नियंत्रण का क्षेत्र क्या है? देखिए मनोविज्ञान में बताई गई ध्यान की अवधारणा से ये जुड़ा हुआ है। VA गैग्यूनस ने कहा था प्रत्येक अधिकारी की शारीरिक मानसिक क्षमता की एक सीमा होती है, इसी क्षमता को उसका नियंत्रण का क्या कहते हैं? दायरा या क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपको परिभाषा बताते हैं कि एक साथ में एक अधिकारी एक निर्धारित संख्या में जितने अधिकारियों का नियंत्रण कर सकता है वही संख्या उस अधिकारी के नियंत्रण के दायरे से आती है। यानी कि एक अधिकारी होता है वो अपने जो निचले वाले जो कर्मचारी उस पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। बस ये नियंत्रण का दायरा है। डिमोक ने क्या कहा है कि किसी उद्यम में उसके मुखिया तथा निष्पादकों के मध्य संचालन की एक निश्चित संख्या ही नियंत्रण का क्षेत्र कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। किसी संगठन में उच्चतम अधीनस्थों अथवा पद सोपानों की संख्या कितनी नहीं हो, इसको भी बड़े ये बातें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो ये देखिए, अतः पद सोपान एवं नियंत्रण का दायरा एक से क्षेत्र एक दूसरे से क्या है? जुड़े सिद्धांत हैं। जैसे ये समता है ना, और ये संख्या है, ये अलग अलग क्या हैं? पदाधिकारी हैं, और इस पर ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नियंत्रण का दायरा वास्तव में प्रबंधन क्षेत्र में लागू किया गया है और ग्रेक्यूनस का ध्यान की अवधारणा ही है, यानी कि इसकी अवधारणा है ध्यान की अवधारणा। किसने दी? ग्रेक्यूनस ने दी है, जो अधीनस्थों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षकों के लिए क्या है? लागू किया जाता है। अब नियंत्रण के दायरे से नियंत्रित होने वाली जो संख्या है आवश्यकता से अधिक दखल डालेंगे। यानी कि अगर ज़्यादा उस पर नियंत्रण कर रहे हैं, यानी बॉस एक नहीं बहुत सारे बॉस हो जाए, बहुत सारे अलग अलग बॉस हैं, तो वो क्या दखल अंदाजी इसमें होगी या नहीं होगी? होगी। तो अधिक होने पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और अतः एक आदर्श संख्या से कम या ज़्यादा नियंत्रण होने से पर्यवेक्षकों में क्या आएगी? दिक्कत आ जाएगा। इसलिए बॉस तो भाई साहब एक ही होना चाहिए, है ना। लेकिन अलग अलग विद्वान बताते हैं, जैसे इयोन हैमिल्टन कहते हैं कि 4 से 5 कम से कम नियंत्रण होने चाहिए। VA ग्रेक्यूनस कहता है कम से कम 5 या 6 होने चाहिए। उर्वी कहता है निम्न स्तर पर 8 से 12 होना चाहिए। जो होल्डेन एंड वॉलेस कहता है ये 5 से 6 होने चाहिए, लेकिन उच्च स्तर के होने चाहिए। ठीक है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन बताता है कि नहीं, नियंत्रण के दायरे में 9 होने चाहिए नियंत्रक। ठीक है, तो नियंत्रण के दायरे को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, एक तो है कार्य, एक स्थान, एक व्यक्ति, एक समय। यानी ये नियंत्रण, आप नियंत्रण करते हो कार्य कैसा है, स्थान कौन सा, किस स्थान पर ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, और कौन कौन व्यक्ति हैं, तो ये प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना। अन्य कारक भी हैं, जैसे पर्यवेक्षक की तकनीकी क्या है, उसके परिवेश कैसा है, उसकी परंपराएं कैसी है ना। तो ये तो तदनुरूपता का जो सिद्धांत है वो उर्विक तथा फ्योल का सिद्धांत, और उन्होंने एक कथन कहा है कि बिना प्राधिकार के उत्तरदायित्व अर्थहीन है, वही बिना उत्तरदायित्व के प्राधिकार देना भी क्या होगा? खतरनाक होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लोकपाल और जो लोकायुक्त हैं ये भी आपके कोर्स में है, तो मैंने कुछ अलग से थोड़ा नोट कर दिया है। जैसे लोकपाल बिल बहुत बार पेश हुआ लेकिन आगे पास नहीं हुआ, जैसे कि 1668 में YV सावण, ठीक है, 1977 में जनता सरकार, 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने, 1989 में VP सिंह गवर्नमेंट त्रिसदस्यीय, ठीक है, और 1996 में HD देवगौड़ा, और 3 अगस्त 1998 में वाजपेयी की गवर्नमेंट यानी वाजपेयी की सरकार ने, इन सब ने प्रयास किया लेकिन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, है ना।
और ये ध्यान रखना, जो लोकपाल बिल सर्वप्रथम मांग की गई वो के.एम. मुंशी के द्वारा की गई 1960 में। उसके बाद श्री सीतलवाड़ ने 1962 में प्रयास किया था, लेकिन ये भी काम नहीं हुआ। तो विश्व का पहला जो ऑम्बुड्समैन है, यानी कि जो पहला लोकपाल है, वो 1809 में स्वीडन में स्थापित हुआ था, ध्यान रखना। और लोकपाल का भारतीय संस्करण क्या है? तो भारतीय संस्करण देखिए, स्वीडन भाषा का शब्द है जन शिकायतों को सुनने वाला, इसका अर्थ है। ठीक है, लोकपाल जो शब्द हैं वो लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया 1963 में, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोरारजी देसाई, और बाद में इसकी अध्यक्षता की थी के हनुमंतैया ने। ठीक है, इस आयोग ने अंतरिम प्रतिवेदन 1968 में दिया था। मई 1968 में इंदिरा सरकार द्वारा लोकपाल की स्थापना हेतु लोकसभा में विधेयक लाया गया था। अब तक लगभग कितनी बार? 10 बार ये विधेयक लाया जा चुका है। अंतिम बार लाया गया था दिसंबर 2011। राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृति है लोकायुक्त और लोकपाल को, वो 2013 के विधेयक 1 जनवरी 2014 को। तो इस अधिनियम की क्या विशेषता है? इस अधिनियम की विशेषता है कि लोकपाल एक क्या है? संस्था है जिसमें सभापति के अलावा 8 सदस्य होंगे। ठीक है, योग्यता क्या है? योग्यता एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, या चीफ जस्टिस रह चुका हो, या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश या समाज का प्रबुद्ध वर्ग का कोई व्यक्ति होना चाहिए, या कम से कम आधे, ये तो पहला हो गया, आधे लोग तो कम से कम क्या होने चाहिए? ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो न्यायिक पृष्ठभूमि से हो, या वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। और तीसरा क्या है? वो कम से कम आधे लोग इसमें क्या होने चाहिए? एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ये महिला या अल्पसंख्यक वर्ग से कम कितने? 2 व्यक्ति इसमें होने चाहिए। और न्यूनतम आयु कम से कम 45 वर्ष और 25 वर्ष का जो प्रशासनिक इनको अनुभव होना चाहिए। इनकी जो नियुक्ति होगी वो कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर होगी। और कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा। सदस्य कौन होंगे? चीफ जस्टिस होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का विपक्ष नेता होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी अन्य सदस्य भी हो सकता है। इसको कैसा दर्जा मिलेगा? तो भाई साहब, ये सभापति का दर्जा इनको मिलेगा। भारत के चीफ जस्टिस तथा जो अन्य सदस्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनको क्या मिलेगा? दर्जा मिल जाएगा। कार्यकाल 5 से या 70 वर्ष की आयु तक, पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं होती, ये ध्यान रखना। इसमें 116वां संशोधन 22 दिसंबर इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। राज्य या भारत सरकार के अधीन कोई का लाभ का पद इनको नहीं लिया जा सकता, यानी कि ये रिटायर होने के बाद। ठीक है, और न ही चुनाव लड़ सकते हैं ये रिटायर होने के बाद। ठीक है, और पद से हटाने के लिए संसद में कम से कम 100 सदस्य द्वारा और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इस प्रस्ताव की क्या करेंगे? जांच कराएंगे, और जांच के दौरान यदि ये इन्हें निलंबित कर सकते हैं, ठीक है, और लोकपाल की कुछ शक्तियां हैं तो वो भी देख लीजिए। लोकपाल की क्या क्या शक्तियां हैं? देखिए, CPC 908 के तहत 908 के तहत न्यायिक शक्ति, यानी कि सम्मन जारी कर सकता है ये। ठीक है, शपथ पत्र पर गवाही भी ले सकता है ये, और गवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। अन्य शक्तियाँ भी हैं इसकी। अन्य शक्तियाँ क्या हैं? आरोपित अधिकारी का स्थानांतरण कर सकता है ये। ठीक है, CBI से जांच करवा सकता है। लोकपाल के स्वयं के न्यायालय भी होंगे जिन्हें अधिकतम 12 माह, ठीक है, और दोषी अधिकारी को भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है दोषी से। ठीक है, और क्षेत्राधिकार की बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री, लेकिन उनके द्वारा जो परमाणु ऊर्जा है, आंतरिक सुरक्षा है, विदेशी संबंध है, या लोक व्यवस्था के बारे में दिए गए जो भी निर्णय हैं, इसके दायरे से ये बाहर होंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्री आएंगे, जैसे भले पूर्व मंत्री हो, सभी वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, और केंद्रीय सेवाओं के सभी श्रेणियों के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, विश्व के किसी भी भाग में कार्यरत जो भारत सरकार का जो अधिकारी होगा, भले वो रिटायरमेंट हो, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने का, लोकपाल स्वयं किसी प्रकार की सजा नहीं सुनाता। 7 वर्ष से पुराना कोई मामला जांच नहीं करेगा। झूठी अगर आपने शिकायत कर दी तो 1 लाख का तो जुर्माना होगा, साथ ही 1 साल की सजा भी होगी। मार्च 2019 पहले लोकपाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SC पिनाकी चंद्र घोष थे, और ये देश के पहले लोकपाल बन गए। साहब ध्यान रखना, इनको जो नियुक्त किया, इनकी जो सिफारिश की, उस समय PM अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश थे गोगोई, और लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन, और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुंद रोहतगी की चयन समिति ने उनके नाम की क्या की? सिफारिश की। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समिति के जो सदस्य में लोकसभा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, और इस बैठक में क्या रहे? अनुपस्थित रहे। ठीक है,
पिनाकी चंद्र जो घोष हैं इनके बारे में 1997 में ये कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 2012 में ये आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, 2017 में ये रिटायर हो गए थे। अब जो नवगठित लोकपाल हैं, न्यायिक सदस्य हैं, जैसे जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमार, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, और गैर न्यायिक सदस्य कौन है? अवर्णा रामचंद्रम, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो लोकायुक्त हैं पंजाब में इसको लोकपाल कहते हैं, ध्यान रखना। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 ये भी प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम की लागू होने के 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों में लोकायुक्त की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। तो 1917 में उड़ीसा पहला राज्य बना जहां लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम बनाया गया, जबकि 1971 में महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया जहां लोकायुक्त की क्या हो गई? नियुक्ति हो गई। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में 3 फरवरी 1973 को लागू किया गया था, जबकि 96 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने इसको क्या दी? स्वीकृति दे दी। योग्यता क्या है? लोकायुक्त के पद पर ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, जैसे ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, जबकि KPU मेनन पहले उप लोकायुक्त बने, इनके बाद कोई नहीं बना, ध्यान रखना। सज्जन सिंह कोठारी के कोठारी 12वें लोकायुक्त थे। नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की गई। ध्यान रखना, CM इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है, जबकि राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष नेता इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष, सेवानिवृत्त नहीं है, इसमें 65 वर्ष कह सकते हैं आप यहाँ पर। 1973 के अधिनियम में कार्यकाल 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया। मार्च 2018 में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 8 वर्ष। इनकी सेवानिवृत्ति की अवधि का निर्धारित नहीं है। हटाना, देखिए कदाचार असमता के आरोप में इसको हटा सकते हैं, राज्यपाल द्वारा इसकी जांच करवाई जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर विधानसभा के संदर्भ में प्रस्ताव लाया जाएगा, और विधानसभा यदि अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकायुक्त पद को रिक्त माना जाएगा। इसके जो क्षेत्राधिकार है वो देखिए, तो हमने क्या लिखा? निम्न पद लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। कौन कौन? सभी मंत्री, पूर्व मंत्री नहीं होंगे, इसमें ध्यान रखना। पहले वाले में अलग है, इसमें अलग है। अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो राज्य में कार्यरत हैं, वो राज्य के सभी प्रशासनिक सेवाओं के सभी अधिकारी, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर के विकास प्राधिकारी, महापौर, सभापति, नगरपालिका अध्यक्ष, जिला प्रमुख प्रधान और निम्न पदाधिकारी जैसे लोकायुक्त के दायरे में ये नहीं आते। जो नहीं आते वो देखिए, जैसे राजस्थान के उच्च न्यायालय के सभी अधिकारी, जिला न्यायाधीश, राज्य न्यायिक सेवा, राज्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी, आयोग के अधिकारी, ठीक है। और राजस्थान के जो विधानसभा के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, महालेखागार हैं, सभी अधिकारी, RPSC के सदस्य अधिकारी न कर्मचारी, ये सब इसके अधिकार में नहीं आते। अब इनकी जो शक्तियाँ देखिए, CPC 1908 के तहत लोकायुक्त को समन जारी करने की, शपथ पत्र पर गवाही लेने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। लोकायुक्त 5 वर्ष पुराने मामले नहीं सुनता, जबकि लोकपाल ने हमने 7 वर्ष देखा था। इसे सजा देने का अधिकार नहीं है। झूठी शिकायत करने का ये 3 साल की क्या देता है? सजा देता है। एक आपके एग्जाम में आता है CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी देख लीजिए। 1962 में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु ये सुझाव देने के लिए के संतानम की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। संतानम आयोग की सिफारिश पर 1964 में राष्ट्र के अध्यादेश के द्वारा CVC की स्थापना की गई। 1968 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश से CVC को विधिक या वैधानिक संवैधानिक संस्था बनाया गया था। वर्ष 2003 को वाजपेयी की सरकार द्वारा CVC एक्ट 2003 बनाया गया था, जिसकी निम्न विशेषता हैं, और ये निम्न विशेषता ये हैं कि इसके द्वारा CVC को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। इसके एक मुख्य सतर्कता आयुक्त के अलावा 2 अन्य सदस्य की सतर्कता आयुक्त होंगे। योग्यता क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होंगे, इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, और नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश द्वारा होगी, और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होगी, और कॉलेजियम में इसका अध्यक्ष PM होगा, और विपक्ष का नेता लोकसभा का होगा, और एक गृह मंत्री होगा। कार्यकाल 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। इनका जो दर्जा है वो देख सकते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा UPSC के अध्यक्ष तथा अन्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा UPSC के जो सदस्य हैं उनके बराबर होगा। हटाना, कदाचार अक्षमता के आरोप में राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा करवाई गई जांच के आधार पर इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। जांच के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। अब इनकी कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं? देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध जन शिकायतों की सुनवाई करना,
केंद्रीय सेवाओं के सभी श्रेणियों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सुनना और संसदीय अधिनियम से स्थापित सभी संस्थाओं के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सुनना। यह जांच सीबीआई करवाता है। अगला है लोक प्रशासन के दृष्टिकोण। कुछ मैंने बताए थे पहले थे आपको कि लोक प्रशासन के दृष्टिकोण के आपको सिर्फ विद्वान याद रखने हैं, जैसे व्यापक दृष्टिकोण के कौन कौन से विद्वान हैं, संकुचित दृष्टिकोण के कौन कौन से विद्वान हैं, पोस्ट काव्य के कौन कौन से विद्वान हैं और लोक कल्याणकारी के कौन कौन से विद्वान हैं। इसको अच्छे से याद करना है, इसको रटना है। और पाठ्य विषय वस्तु के दृष्टिकोण से कौन कौन से विद्वान हैं, लोक नीति से संबंधित कौन कौन से, जैसे एल.डी. वाइट है, लासवेल है, मर्सन है और हॉजकल डोर हैं। और मनोसामाजिक दृष्टिकोण से जैसे फ्रेडरिक्स हैं, फेरल हैडी है, स्टोक्स है, रॉबर्ट डाल हैं। लोक नीति एवं प्रशासन दृष्टिकोण के कौन कौन से विद्वान हैं। तो ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।